हेलो हेलो हेलो। आप सभी को आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस स्टार पे स्वागत है। तो हम इस चैनल पे कर क्या रहे थे, क्रैश कोर्स सीरीज चल रहे हैं। इस क्रैश कोर्स सीरीज में ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आपने देख लिया ही होगा। नहीं देखे हैं तो जाए और थर्ड लेक्चर वो 3 लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद इस चौथे लेक्चर पे क्लिक करें। ठीक है, चलिए। तो हम पिछले तीसरे लेक्चर के एंड में क्या किए थे, लास्ट में, है ना, उसको थोड़ा रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्रैश कोर्स किसके लिए है ना, बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल उसके लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट ट्रैक के रूप में, पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन, तो अच्छे से इसको इस वीडियो के थ्रू है ना वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पूरा रिवाइज कर लेना है क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम पास में है। चलिए, तो इसको अच्छे से आप, है ना, सिर्फ साइंस के लिए अभी तक ये। ठीक है, अब आएगा तो आगे देखा जाएगा। चलिए, हमने जो थर्ड लेक्चर था लास्ट वाले, इससे जस्ट पिछला, उसमें हमने बात किया था साइन कन्वेंशन, लास्ट था चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो उस चिन्ह परिपाटी में चिन्ह परिपाटी में बात क्या याद रखना है, वो काम किस यूज कहाँ आता है। चिन्ह परिपाटी का यूज आता है नॉर्मली क्वेश्चन बनाने में, है ना, न्यूमेरिकल बनाने में यूज आता है। उसमें 5 पॉइंट जो बातें हैं मेजर मेजर, उसको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था उसमें, पहला पॉइंट ये था कि सभी जो दूरियां होती है, जो डिस्टेंस होते हैं, वो कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपतित किरण जो है, आने वाले किरण, आपतित किरण के दिशा में जो मापी गई दूरियां होती है वो धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव में, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी लेते हैं, मापते हैं, वो होता है ऋणात्मक। मुख्य अक्ष जो था, उस मुख्य अक्ष से यदि ऊपर जाते हैं तो धनात्मक लेते हैं दूरी, और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। बस मेजरली 5 पॉइंट है जिसको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है बोलो? हाँ हाँ, पहला पॉइंट ये है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई जो धनात्मक होती है। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चौथा क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, नीचे क्या है, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी कि हाँ, ठीक है, दूरियां ऋणात्मक होती है और डिस्टेंस निगेटिव होते हैं। तो मेजरली 5 पॉइंट याद रखने, वो, है ना, उस साइन कन्वेंशन से, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम इस चीज को यहाँ पे आज देखते हैं, है ना, कि फोकस दूरी होता है, वस्तु दूरी होता है, और प्रतिबिंब दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या, वो कैसे कैसे होते हैं, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बहुत आते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है ना। जो यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दिख रहा? अवतल दर्पण। इधर कौन है? उत्तल दर्पण। नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण। ये अवतल है, ये क्या है? ये उत्तल है। ठीक है, ये अवतल है, ये उत्तल है। यहाँ पे लिखा हुआ वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी किससे करते हैं? यू से। तो यू क्या है? यहाँ निगेटिव। कैसे निगेटिव है, ध्यान से थोड़ा समझ लेना। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है? ध्रुव। इस ध्रुव से उधर जाएंगे ना। देखो होता क्या है कि इसमें जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण इधर से होता है। ठीक है, आपतित किरण उधर से आ रहा है, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ इस ध्रुव से उधर जा रहे हैं। आपतित किरण इधर है, हम जा रहे हैं उधर, जस्ट उल्टा दिशा में जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा में हमने क्या पढ़ा था चिन्ह परिपाटी में कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं। वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? वो भी ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी क्या होगा? वो भी ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी किसको बोलते हैं? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी हम इधर से माप रहे हैं, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव है, ऋणात्मक है। और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा। तो हमें बात याद रखना कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो, वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, ये सब के सब ऋणात्मक होता है। याद रखा जाएगा इतना, सबके सब क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना। ये सवाल बहुत पूछा गया कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है, किसका वस्तु दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है, धनात्मक, ये सब बात बहुत पूछा जाता है। ये रहा अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, यहाँ पे वस्तु, इसका इमेज कहीं यहाँ बना है प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे? इसमें वस्तु, इसमें क्या होता है कि आपतित किरण क्या है? इधर है, ऐसे आपतित किरण ऐसे है। अब ध्यान से देखना, ये है, हम ये क्या है? ये ध्रुव है। तो हम क्या पढ़े साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। चलिए यहाँ से मेजर को
तो ये P है, P से जब उधर जाएंगे आपतित किरण इधर, मेजर करेंगे डिस्टेंस उधर, तो ये हो जाएगा जस्ट उल्टा, है ना। तो जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वस्तु दूरी U ऋणात्मक, और यहाँ प्रतिबिंब दूरी जो V लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, धनात्मक लिखा हुआ है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप जो आपतित किरण इधर है और इधर से हम इधर जा रहे हैं प्रतिबिंब दूरी के लिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, फोकस दूरी भी धनात्मक हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक हो जाएगा। तो हमें सिंपली बात क्या याद रखना है उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में सिंपल नॉर्मल ये बात याद रखना है, वस्तु दूरी को छोड़कर, क्या बोला, वस्तु दूरी को छोड़कर सबके सब क्या होता है, धनात्मक होता है। एक ही है वस्तु दूरी जो ऋणात्मक होता है, इतना बात याद रह जाएगा, ठीक है। और इस सब को आगे हम एक पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। इस दर्पण सूत्र को प्रूव करना भी है, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा वो कंप्लीट, ठीक है। दो डेरिवेशन होंगे, ये बराबर r/2 करना है और एक ये दर्पण सूत्र वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दर्पण सूत्र किसको बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में जो संबंध बताते हैं, वो संबंध जिस सूत्र की सहायता से बताया जाता है वो सूत्र हमको बोलते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है। जो होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और हमें ये क्या पता है कि f जो होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। ये संबंध हमें ऑलरेडी पहले से पता है, तो हम इस f के जगह पे हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/v जोड़ 1/u बराबर 2/r। f के जगह क्या रख दे, r/2, तो वो पलट जाएगा, तो यहाँ पर 2/r हो जाएगा। इसको याद रखो, काम बन जाएगा, है ना। खासकर हम यही यूज कर रहे होते हैं 99.9% केस में, ठीक है। आगे एक टॉपिक है, अगला टॉपिक है आवर्धन, जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। सबसे पहले चीज है इसका अर्थ समझना है, क्या समझना है, इसका अर्थ समझना है, ठीक है। क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है मीनिंग, अर्थ। बहुत लोगों को मैग्निफिकेशन का अर्थ नहीं पता होता है, क्या होता है आवर्धन, क्या होते हैं, एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है। तो आवर्धन का सिंपल सा मतलब ये है, प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या छोटा बना है। क्या बोला, जो हम खड़े हैं, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐनक में, जो देखे चेहरा का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो यदि छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है तो कितना गुना छोटा है, बड़ा है तो कितना गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम आवर्धन, कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो वस्तु की ऊंचाई के दोनों का जो रेशियो होगा, उसके अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। क्या बोला, उसे आवर्धन कहा जाता है। इसे किससे, स्मॉल m, छोटा वाला m से सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अब है ना, अभी पता लग जाएगा ऐसा मात्रक क्या होता है, इसलिए लिखे यहाँ पे आवर्धन, है ना। आवर्धन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं h डैश, क्या बोलते हैं, h डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h, तो h डैश बटा h बोलते हैं। ये भी जो वस्तु की ऊंचाई है, हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में ये भी होगा वस्तु की ऊंचाई तो सेंटीमीटर में लेंगे, यदि मीटर में तो मीटर में लेंगे। मतलब ये है, यदि यहाँ पे मान लिया जाए जैसे 5 सेंटीमीटर ये है, किसका, ये क्या है 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई हो जाता है मान लो कितना 10 सेंटीमीटर। तो क्या दिख रहा, यहां से हम यूनिट की बात करना चाहते हैं, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा ना, कुछ बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। 5 गुना 10, हाफ 1/2, सीधा 1/2 बना, कोई इसका यूनिट नहीं होता है, ये सिंपल कट जाएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी कट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है, कुछ नहीं होता, इसलिए इसको बोल देते हैं हम क्या, मात्रक विहीन। क्या बोलते हैं, SI मात्रक। क्या होता है, किसका, आवर्धन का SI मात्रक। क्या लिख दे, आवर्धन का SI मात्रक, ये होता है मात्रक विहीन, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। कोई पूछे आवर्धन का SI मात्रक क्या होता, नहीं होता है, क्या बोलना नहीं होता है, तो मात्रक विहीन, और ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दर्पण में हम इस आवर्धन के लिए क्या पढ़ते हैं, -v/u पढ़ते हैं। दर्पण में किस क्या पढ़ते हैं, -v/u। प्रतिबिंब को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, है ना, कि देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब भी, है ना, और वस्तु की ऊंचाई मतलब वस्तु की दूरी हो जाएगा वो एक तरह से, ठीक है। तो u -v/u
यू, तो ये हो जाएगा माइनस एम बराबर माइनस वी बटा यू, है ना। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहां से कुछ सवाल कैसे बनते हैं? सवाल ऐसे बनेगा, यदि एम मतलब आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? नेचर पूछता है ना, कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? तो जब प्लस में होगा, क्या बोला? जब प्लस में होगा, तो प्लस में होगा कब? होगा कब? जब ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु तो हमेशा ऊपर रहेगा मुख अक्ष से, ये जो मुख अक्ष है वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, प्रतिबिंब नीचा बनेगा या ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब जब भी नीचा बनता है, प्रतिबिंब जब भी नीचा बनता है तो माइनस लेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि मुख अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, तो माइनस लेंगे। यदि प्लस कब लेंगे? जब ये जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनना है, यदि ये प्रतिबिंब इधर ऐसे बन जाए, ठीक है, इधर मुख अक्ष से ऊपर, मुख अक्ष से ऊपर यदि इमेज प्रतिबिंब बन जाता है तो वहां पे प्लस लेंगे, और प्लस लेंगे मतलब धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? इधर आभासी बनता है। याद करो छठा केस, अंत में लास्ट में ये केस बना था, है ना। कैसा हो जाता है? वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, है ना। जब वस्तु को कहाँ रखे? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हुए थे, वो वाला सिचुएशन हो जाता है, वहां पे प्लस, है ना। तो मतलब ये है कि यदि आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करें यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक हो तो जस्ट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, है ना। याद, हमेशा बात याद करके रखना है, जब आभासी हो तो सीधा होता है, आभासी हो तो सीधा, और क्या बोलते हैं, वास्तविक होगा तो उल्टा, वास्तविक हो तो उल्टा। इतना इतना बातें समझ में आए? इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, और सॉरी, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर क्या है ना। ये अंतर पूछा जाता है, और ये पढ़ लो इसको अच्छे से, है ना। आप खुद से लिख सकते हो। क्या होता है? इसका परावर्तक सतह क्या होता है? धासा होता है। देखो यहाँ पे धसल है, ये वाला जो ऐसा दिख रहा इधर से, ये परावर्तक सतह क्या है? धासा होता है। किसका? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धासा होता है, इसका परावर्तक सतह उबड़ा होता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। अवतल दर्पण प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ केवल सीधा बनेगा। ये सवाल बहुत बार आया भी है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है? उत्तल दर्पण भी है साथ में, और कौन है? और कौन है? याद करो, समतल दर्पण है। यस, समतल दर्पण, उसमें भी हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब आभासी एवं वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन इसमें केवल आभासी ही बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो कौन है? आभासी है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? ये लॉजिक ये कहां से लगाया गया? अभिसारी, तो किरण पुंज पढ़े थे ना, अभिसारी किरण पुंज, वहां से लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है सिचुएशन, ये मान लो ये है अवतल दर्पण, ऐसे मुख अक्ष से ये आएगा तो फोकस से जाएगा, आएगा तो फोकस से जाएगा, मतलब ये क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे अभिसरित होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोल देते हैं हम अभिसारी दर्पण, है ना। आगे इसका क्वेश्चन हम सवाल करा भी देंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। दोनों सवाल है, सवाल ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पिछले साल, है ना, है पूछा हुआ सवाल, ठीक है। अगला, इसका दृष्टि क्षेत्र कम होता है। अब कैसे वो बात, कैसे दृष्टि क्षेत्र वाला बात? ऐसे है ना। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट आता है, प्रकाश, तो ये मुड़कर इधर ही आएगा ना, तो इसका क्या जाएगा? दृष्टि क्षेत्र कम है, मतलब कम। मान लो यहाँ पे कोई चीजें तो नहीं देख सकते, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका दृष्टि क्षेत्र कम। लेकिन जस्ट बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है? उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना। मान लो ये ऐसा है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल हो गया। और ये मान लो ऐसे इस पर लाइट पड़ता है इधर से ऐसे, तो इधर टकरा के भी इधर जाएगा, मतलब यहां तक देख सकते हैं ऐसे बहुत, ठीक है। इधर से ऐसे जाएगा तो ये ऐसे टकरा के जाएगा, तो इधर से इसका ऐसे फोकसिंग जाएगा, नहीं ऐसे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कम होता है। ये वाला बात लिखा हुआ है ना। ये तो रहा अंतर, ये तो रहा अंतर। अब हम बात करते हैं क्या? समानता की। कुछ समानता है क्या दोनों में? हाँ बिल्कुल है। कौन कौन? एक ही समानता बहुत ही बढ़िया है, जो सिमिलरिटी है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। दोनों में जो वस्तु दूरी को जो लेते हैं ना साइन, वो ऋणात्मक होता है हमेशा, इसको ध्यान में रखना है ना। वस्तु दूरी हमेशा उत्तल दर्पण हो
अवतल दर्पण हो, न्यूमेरिकल बनाते वक्त नेगेटिव लेना है ना। तो ये तो रहा मेजर से पॉइंट। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं दो सवाल जो बहुत बेहतरीन है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उससे पहले क्या इतना बातें समझ में आया, तो इसको यदि आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो छापने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो इसको अच्छे से नोट कर ले और अपने कॉपी में लिख ले, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है ये सब के सब, है ना। यहाँ से आवर्धन पूछ सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से पूरा सब्जेक्टिव 5 नंबर का बन जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लो, नहीं है तो, यदि है तो अच्छी बात है ना, फटाफट रिवाइज हो गया। ठीक है, चलिए इतना कीजिए, नोट कीजिए, हाँ फिर हम आगे करते हैं। चलिए हमने, है ना, यहां तक तो कर लिए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। आगे ये सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, आंसर देखते हैं क्या है। क्या आपको अभिसारी किरण पुंज याद है, तो बस अभिसारी किरण पुंज यदि पता है तो फिर ये भी आसान है। ठीक है, ध्यान समझो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्यों। देखो यहाँ डायग्राम यदि समझ गए तो फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो ये मुख अक्ष है, इस मुख अक्ष के जो समांतर में है, मुख अक्ष के पैरेलली जितने भी आपतित किरण है वो सब इस दर्पण से टकराने के बाद, है ना, मतलब अवतल दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद वो सब के सब आकर, ध्यान से देखो तो एक ही पॉइंट एक पर मिल रहा है, सब मिल रहा है ना। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। जो एक ही बिंदु पर आकर मिलता है ना, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब ये एक ही बिंदु पर आकर टकराता है, अर्थात अभिसरित होता है। क्या होता है, अभिसरित होता है, इसलिए इस दर्पण को, मतलब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। वही बात यहाँ पे हमने 3-4 लाइन में लिखा है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि इस दर्पण में मुख अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, अर्थात अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। सिंपल सा इतना बात है। जस्ट उल्टा बात है ना, अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल में, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है ना। बस वही लॉजिक है कि इस उत्तल दर्पण जो दिख रहा है, इसके जो मुख्य अक्ष है यानी कि प्रधान अक्ष है, ठीक है, इस मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी आपतित किरण है इस दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद, तुम ध्यान से देखो कि ये फैलते हुए चला जा रहा है, ये इधर फैल कर चला गया, ये इधर फैल कर चला जाएगा, ये ऊपर और ऊपर चला जाएगा, फैलते हुए चलिए, मतलब अपसरित हो रहा है। हो रहा है, अपसरित में होता है फैलना, डाइवर्जिंग, है ना, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, तो फैलना, तो इसलिए इसको फैल जाता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम अपसारी दर्पण बोला जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि इस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें दर्पण से टकराने के बाद फैलती हुई चली जाती है, अर्थात अपसरित होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। सिंपल समझ में आया, आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद वो फैलती हुई चली जाती है, अर्थात अपसरित होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। सिंपल से इतना बात है। अगला सवाल क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के, वाहन बोले तो कार, है ना, गाड़ी हो गए, मोटर हो गई, कार, बस, ट्रक, ये सब में साइड मिरर के ऊपर जो बगल में, ड्राइवर के बगल में दोनों तरफ जो लगा रहता है शीशा, है ना, ऐसे ऐसे देखने के लिए, वो शीशा किस क्या रहता है, कौन सा दर्पण होते हैं, है ना, तो वो रहता है उत्तल दर्पण रहता है। ऐसा क्यों, है ना, वही बात है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में ही क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का, है ना, उपयोग क्यों नहीं करते, समतल का क्यों नहीं करते, हम उत्तल का ही क्यों करते हैं। ऐसा कभी सोचा, कोई बात नहीं सोचा तो इधर देखे, है ना, सोचना चाहिए था। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि उत्तल दर्पण में हमेशा, है ना, छोटा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं होता। उत्तल में तो कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है। मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इधर ड्राइवरिंग का, है ना, ड्राइवर मतलब कार अपना चला रहा है, जैसे ही शीशा में देखता है इधर, ठीक है, क्यों पीछे से जो बाइक आ रहा है तो पता चला ज्यादा दूर था तो छोटा छोटा दिखा, नजदीक आने लगा और बड़ा हो गया, पास में आया तो लगा कि इतना बड़ा हो गया कि फिर उसको साइड देने में दिक्कत हुए तो फिर वो ठोकर मार देगा, है ना, एक्सीडेंट करा देगा।
तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, अवतल को हम यूज कर लेते हैं उत्तल को। अगला पॉइंट क्या है इसका कि इस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है अधिक होता है ना। हम जस्ट पहले ही बताया कि दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां तक वो देख सकते हैं, ठीक है। तो दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए छोटा सा में ही पूरा का पूरा पीछे का बैकग्राउंड सब दिखता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया क्यों करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम पढ़ते हैं इमेज, है ना, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, बस अपना है ना, जो चेहरा देखते हो वो क्या प्रतिबिंब है, यहाँ वो प्रतिबिंब ही तो है, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, है ना, पॉइंट सोर्स होनी चाहिए, क्या कौन सा सोर्स होना है, पॉइंट सोर्स, है ना, किसी वही लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या बोला, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक होता है और आभासी होता है। या तो लाइन जो अंदर जो प्रकाश की किरण है वो वास्तव में टकराएगा या नहीं टकराएगा, टकरा है ना, टकराते हुई मतलब कटता हुई प्रतीत होता है, या तो कटेगा नहीं तो कटते हुई प्रतीत होता है। जब एक्चुअल में कट जाए, जब एक्चुअल में एक दूसरे को कटता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यदि कटता हुआ प्रतीत होता है मतलब एक्चुअल में कटता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि कट रहा है, तो वो हो जाता है हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे, और ये बहुत बार सवाल पूछा गया, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये भी सवाल पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते, दो। ये सब कुछ कुछ सवाल है जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे डिफाइन करेंगे, वैसे लिखेंगे, किसी बिंदु, इसका हम लिखेंगे नहीं, जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, लिख लेना है, ठीक है। वीडियो का यदि फास्ट चल रहा है तो उसको स्लो करके नोट डाउन कर लेना जो बोल रहे हैं, नहीं तो आता है तो हमारे साथ एक बार रिवाइज कर ले। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। रिपीट, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। हो गया, नोट करके एक नीचे लिख लेना है, NOTE नोट, NOTE नोट। नोट करके क्या लिख लेना है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हो गया, हो गया, चलिए इसमें लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब में। ये हो गया, आभासी प्रतिबिंब में लिखो, ऐसा कर लेना है, इसमें लिखना है, ठीक है। यहां ऐसे करके लिख लो, है ना, यहां ऐसे करके लिख लेने हैं। इसमें क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। हो गया, इसमें भी नोट पॉइंट लिखना है। क्या नोट, क्या है नोट, नोट ये है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हो गया इतना पॉइंट क्लियर, हो गया। चलिए, है ना, हम लिख देते इसे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये नोटेबल पॉइंट था जो लिखना था। इतना हो गया, चलिए जब इतना हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है ना, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए।
चलिए यहाँ तक कर लिए, तो हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ये दो चीजें हैं प्रूव करना। F बराबर r/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये सिद्ध करें। और एक है दर्पण सूत्र, इस दर्पण सूत्र को मतलब दोनों फॉर्मूला को हम एक वीडियो में कंसाइज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, कुछ गलतियां हो तो है ना, उसको कमेंट में जरूर करके कमेंट करके बताएं कैसा लगा, क्या कुछ है जो हम उसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हो तो उसको हमें बताएं। ठीक है, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो फिर हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमें पता नहीं लगेगा तो फिर हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा, कुछ हो तो उसमें जरूर पिन करें, हम उसका आंसर 100% करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं भटक रहे अभी भी इधर उधर, उसको आप ना दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बता दे, है ना, क्योंकि उसका भी भला हो जाए। है ना, तो चलिए तब तक पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।